हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं दिनेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस प्लेनेट पर। सर, ये जो दिल से दिल तक जोड़ने का कनेक्शन है, सभी का स्वागत करता हूं। आपकी हर एक क्वेश्चंस, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको यहां पर मिलेगा। सर मेरे प्यारे बच्चों, आज हम एक पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, पर्यावरण अध्ययन, इन्वायरमेंटल साइंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि सर हमें कितना नॉलेज है, हम एग्जाम में बैठने लायक हैं या नहीं है, हम कितना कवर कर सकते हैं, अपने आप को कितना सुधार कर सकते हैं। तो पहले बच्चा मैं बता देता हूं, अगर आप लाइव जुड़ चुके हो तो पूरी वीडियो के अंत तक जुड़े रहना, ताकि आप को पता लगे कि सर हम एक्चुअली में कितने पानी में। और पहले माइंड में बिल्कुल भी नेगेटिविटी मत रखो, बिल्कुल पॉजिटिव वे से कि सर हम जरूर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज अगर आप 50 में से 40 क्वेश्चन सही करें तो मैं मान के चल रहा हूं 100% आपका सिलेक्शन होगा, और धीरे धीरे आप 50 के 50 क्वेश्चन भी सॉल्व करने लगोगे। ये इतने क्वेश्चन है सर, आपके कलेक्टेड क्वेश्चन है 2 से 2,500 क्वेश्चन से ईवीएस के, जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं वो अगर हमने सारे अच्छे से कवर कर लिए ना, एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा ईवीएस से, ये फ्री फॉकट के नंबर मिल जाएंगे। और सर रेगुलर लाइव टाइम रहेगा अपनी क्लास का 12:15 PM पर। सारे बच्चे रेगुलर 12:15 बजे अपने आप उपस्थित हो जाया करो। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कई बच्चे गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। जब भी अपन पहली बात मुलाकात करते हैं तो गुड मॉर्निंग होती है, कोई दिक्कत नहीं है। नमस्कार भाई, जल्दी से शेयर करके अपना अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगा लीजिएगा। आज ईवीएस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सर। जिसने हमारे इस यूट्यूब चैनल जीएस प्लेनेट को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिसके पास नोटिफिकेशन नहीं आता तो बेल आइकन को दबा दीजिएगा, आपके पास हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा सर। सीटैट, रीट, यूपीएससी, आरएस, पीसीएस, एसएससी, रेलवे सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। टैट वालों के लिए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है। 30 क्वेश्चन आते हैं जो कवर कर लोगे आप आसानी से। आप लोगों का मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा सर। आज का जो क्विज का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है सर, बिल्कुल अच्छे से हम डिस्कस करते हैं सर। आज का जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है सर, क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। सबसे आसान क्वेश्चन और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ऐसा कोई एग्जाम नहीं बचा जिसके अंदर ये क्वेश्चन नहीं आया हो। 21 मार्च को, 23 सितंबर को, 5 जून को या 25 मई को। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है बच्चा, जल्दी से आंसर दे दीजिएगा कि सर विश्व पर्यावरण दिवस हम कब मनाते हैं। तो सर विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं बच्चा, 5 जून को। सर मैं बता दूं कि सर ये जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है, ये किस कारण से शुरुआत की गई थी। देखो सर 1972 की बात है, 1972 ईस्वी की बात है। 1972 ईस्वी में यूएस के अंदर एक मीटिंग की गई थी 1972 ईस्वी के अंदर, कि राजनीतिक और सामाजिक जागृति लानी होती है। 1972 ईस्वी में मीटिंग की गई थी और ये मनाना शुरू किया था सर ये 5 जून 1974 ईस्वी से। तो क्वेश्चन पूछ ले कि सर पर्यावरण दिवस कब मनाना शुरू किया था, तो क्या बता के आओगे बच्चा, 1974 ईस्वी से शुरू हुआ था। और हर साल 5 जून को बनाया जाता है, जिससे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सके, पेड़ पौधों की सुरक्षा की जा सके। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन के सामने आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्या है सर, सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है। सर ओरिजिन ऑफ जो सुनामी है वो किसके द्वारा होता है सर, जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन ए है पृथ्वी के ऊपर की परत के सिकुड़ने से, बी है चक्रवातों से, सी है समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से, डी क्या है सर, ज्वार भाटे से। जल्दी से बता दीजिएगा कि सुनामी कब आती है, उसकी उत्पत्ति कब होती है। टाइम दे रखा आपको 2 सेकंड का, बस आंसर आता है तो हम तुरंत आंसर दे दीजिएगा कि सेकंड नंबर के क्वेश्चन का आंसर ये है सर, ए है, बी है, सी है, डी है। तो बच्चा कई बच्चे चक्रवात बता रहे हैं, कई भाई समुद्र से रिलेटेड है सुनामी, तो पानी से रिलेटेड, तो आंसर क्या करके आओगे सर, समुद्र के अंदर यदि भूकंप आ जाए तो क्या आएगी सर, सुनामी आएगी। ठीक है बच्चा, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आपकी आंखों से आंखें, नजरों से नजरें मिलाते हुए। क्या है सर, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी किसने शुरू किया था। भाई इन्वायरमेंट को बचाने के लिए जो ग्रीन आर्मी का जो प्रोजेक्ट था उसकी शुरुआत किसने की थी, जापान ने की थी, चीन ने की थी, ऑस्ट्रेलिया ने की थी या इजिप्ट ने की थी। सर पर्यावरण को बचाने के लिए ग्रीन आर्मी की शुरुआत किसने की थी, प्यारे बच्चों जल्दी से बता दीजिएगा। थर्ड नंबर के क्वेश्चन का आंसर समय दे रहा हूं आप लोगों को। तो सर आपको पता होना चाहिए, ज़्यादातर बच्चे जापान नहीं सर, जापान नहीं, यहाँ पर आंसर जाएगा सर आपकी ऑस्ट्रेलिया में।
देखो हुआ क्या था, ये ग्रीन आर्मी एक्चुअली में थी क्या, ये प्रोग्राम था क्या सर। ग्रीन आर्मी का मतलब ये नहीं कि आर्मी के लोग होंगे वो ग्रीन कलर में दिखाई देंगे, ऐसा कुछ नहीं था सर। आपके इसके ऊपर सर 1000 प्रोजेक्ट आए थे सर, और 1000 प्रोजेक्ट क्या थे सर, जो ऑस्ट्रेलिया के नवयुवक थे, मतलब बोले तो जो जवान लड़के थे जिनकी एज कितनी थी सर 17 से 34 साल, उन्होंने ये प्रोग्राम शुरू किया। उनका जिम्मेदारी थी कि सर ऑस्ट्रेलिया के आसपास जितना भी जो इन्वायरमेंट है, जितनी भी जो इशू है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, उनको सॉल्व किए जाएं, उनको सर बड़े लेवल पे उठाया जाए, ये प्रॉब्लम चल रही है, ऐसे इससे बचा जा सके। तो काफ़ी लोगों को इससे मदद मिली, और फिर डे बाय डे और धीरे धीरे सर हर देश के अंदर ये ग्रीन आर्मी का प्रोजेक्ट शुरू हुआ। तो शुरुआत किसने किया था सर, ऑस्ट्रेलिया ने किया था, इन्वायरमेंट को बचाने से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है सर, नगरीकरण व औद्योगिकरण हानिकारक है। भाई क्यों नुकसानदायक है कि भाई ये शहरीकरण और जो औद्योगिकरण मतलब इंडस्ट्री का ज़्यादा से ज़्यादा लगाना किस चीज़ के लिए, कि संतुलित विकास के लिए, बैलेंस जो डेवलपमेंट होता है उसके लिए नुकसानदायक है, या पर्यावरण व पारिस्थितिकी के लिए नुकसानदायक है, इन्वायरमेंट व इकोलॉजी के लिए सर नुकसानदायक है, या फिर जैव विविधता की संरक्षता के लिए नुकसानदायक है, या उपरोक्त सभी के लिए। तो जल्दी से आंसर दे दीजिएगा 4th क्वेश्चन का कि सर नगरीकरण व औद्योगिकरण किस लिए हानिकारक है। तो बच्चा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको पता है कि सर ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी इंडस्ट्री लगेंगी तो सर इन्वायरमेंट को तो पोल्यूशन काफ़ी होता है। नदियों के अंदर इतनी गंदगी आती है इनकी जिससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, ठीक है, पानी सारा ख़राब होता है। आज आप देखो सर ड्यू टू लॉकडाउन के कारण क्या हुआ कि इतनी इंडस्ट्री वगैरह रुक गई थी काफ़ी दिनों से, और आज गंगा का जल बड़ा पवित्र हो चुका है। क्यों? क्योंकि सर नगरीकरण वगैरह सारी की सारी प्रोसेस, सब की सब औद्योगिकरण सारे प्रोसेस रुक गई थी। तो नेचर को जितना नेचर के साथ रहेंगे ना तो ही नेचुरल रह पाएंगे अपन, और नेचर के साथ खिलवाड़ करोगे तो सर आपके लिए नुकसानदायक होगा। फिलहाल इसका आंसर क्या जाएगा सर, उपरोक्त सभी के लिए नुकसानदायक होता है। आई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के सामने क्या है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसने हाल ही में हरित गृह कृषि ग्रीन हाउस फार्मिंग प्रारंभ की है। मतलब सर अभी तो और भी राज्यों में कर दी थी, इससे पहले शुरुआत किसने की थी, सबसे पहले क्वेश्चन तो ये बनता है। लेकिन हाल ही में इसको डेवलपमेंट करने के लिए हरित गृह कृषि सर ग्रीन हाउस फार्मिंग की शुरुआत हुई थी सर। सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं, इसकी शुरुआत हुई थी सर सिक्किम से, सिक्किम राज्य से हुई थी भारत के। लेकिन हाल ही में कौन से राज्य ने हरित कृषि प्रभाव शुरू किया है, तो सर आपके किसने, हरियाणा ने, पंजाब ने, महाराष्ट्र ने, या उत्तर प्रदेश ने। इन चारों में से ऑप्शन दो, ठीक है सर, जल्दी से आंसर दो। क्वेश्चन आया हुआ है सर ये आपके पीसीएस के अंदर, बेटा आंसर दीजिए। बिल्कुल सही है सर, किसने की थी, पंजाब ने शुरू की थी, ठीक है, हाल ही में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है सर आपके, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां पेड़ पौधों में समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगी। सर पृथ्वी के ऊपर जो वनस्पति वगैरह हैं वो ख़त्म हो जाए, समाप्त हो जाए, तो कौन सी गैस की कमी आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, नाइट्रोजन की, जल वाष्प की, या ऑक्सीजन की। किस चीज़ की कमी आ जाएगी अगर पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां पेड़ पौधे यदि समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी आती है। 6 नंबर के क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा फटाफट। तो सर यहाँ पर आपको पता है कि अगर पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे तो सर कौन सी गैस की कमी आएगी, ऑक्सीजन की, क्योंकि पेड़ पौधों से हमें कौन सी गैस मिलती है बेटा, ऑक्सीजन मिलती है, तभी आज हम सर्वाइव कर पाते हैं। इसीलिए पेड़ पौधे बहुत ही ज़रूरी होते हैं, अगर ये ख़त्म हो गए ना तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। इसलिए पेड़ जितने लगाओगे उतना ही बेनिफिट लेगा। मैं आज से आपसे अपील करता हूं कि एक व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में कम से कम 5 पेड़ तो लगाएं, कम से कम 5 पेड़ तो लगाए। आप और पेड़ कहीं कहीं लगा के दे देते हो भाई, आपके शादी हो गई, कल को 50 बच्चे पैदा कर दोगे, इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सर पेड़ लगाने में दिक्कत आती है। अरे एक इन्वायरमेंट से रिलेटेड पेड़ तो लगा सकते हो, क्या दिक्कत आ रही है, लगाओगे ना, प्रॉमिस करो आगे से 5 पेड़ कोई एक व्यक्ति जरूर लगाएगा सर आपके, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, 7 नंबर के क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान NEERI, जिसको हम फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियर रिसर्च इंस्टीट्यूट। NEER की फुल फॉर्म दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसकी फुल फॉर्म, ठीक है सर। इसका मुख्यालय कहाँ पर है सर, आपके बेंगलोर में है, हैदराबाद में है, नागपुर में है, नई दिल्ली में। जल्दी से बता दीजिएगा कि सर NERI जो है वो कहाँ पर स्थित है। 7 नंबर के क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा, फटाफट आंसर दे दीजिएगा। और फिलहाल में इसके डायरेक्टर कौन है मैं वो बताऊंगा फिर आपको। नहीं बेटा, हैदराबाद बेंगलोर में नहीं आएगी, इसका मुख्यालय कहाँ है सर, नागपुर के अंदर है सर। फिलहाल इसके वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में सर इसके जो डायरेक्टर हैं वो कौन है सर, इसके राकेश कुमार है सर,
कौन है सर आपके इसके डायरेक्टर? राकेश कुमार से याद रख लेना, वर्तमान में NERI के डायरेक्टर है सर। क्वेश्चन नंबर 8 कैसा है आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। भाई ग्रीन पीस जो इंटरनेशनल है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? एम्स्टर्डम में या कैनबरा में या ओटावा में या फिर नागासाकी में? जल्दी से बता दीजिएगा ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? जल्दी से बता दीजिएगा ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, आंसर नहीं आ रहा आपका 8 नंबर के क्वेश्चन का। तो सर कहाँ स्थित है? एम्स्टर्डम में। सर कहाँ स्थित है? एम्स्टर्डम में स्थित है। कौन किसका मुख्यालय सर? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय सर। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चा शेयर नहीं किया तो अभी तक शेयर कर दीजिएगा और अपना अपना व्हाट्सअप स्टेटस लगा लीजिएगा। बहुत अच्छी क्विज चल रही है, बहुत मज़ा आएगा आपको कसम से। आप पूरी क्विज में जुड़े रहना। अगर नहीं समझ में आ रहा तो इस क्विज को दोबारा लगाना, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन किया है डायरेक्ट आपके एग्जाम में जो मिले आपको। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। भाई सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है किसमें? कार्बन चक्कर में, हाइड्रोजन चक्कर में, जल चक्कर में, नाइट्रोजन चक्कर में। भाई सौर विकिरण की सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका होगी वो किस चीज़ में होगी? तो सर यहाँ पर सौर विकिरण की जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले करता है सर आपकी, वो करता है वाटर रिसाइकल में। आई बात समझ में? वाटर का जो रिसाइकल करने में जो हेल्प करता है वो कौन करता है सर आपकी? सौर विकिरण करता है। आई बात समझ में सर? तो सौर विकिरण क्या करता है? जल चक्कर में, वाटर रिसाइकल में हेल्प करता है। अगला क्वेश्चन 10th नंबर का आपकी स्क्रीन के सामने क्या है सर? आपकी नज़र से नज़रें मिलाते हुए, दिल से दिल के तार जोड़ते हुए, निम्नलिखित में से नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती? भाई यहाँ पर इतनी नोबल गैस है, इनमें से कौन सी नोबल गैस है जो अभी खत्म हो चुकी है वायुमंडल से, बिल्कुल जो प्रेजेंट ही नहीं है सर? कौन सी? हीलियम, आर्गन, रेडोन या नियोन? ये थोड़ा सा केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन हम इसको सॉल्व कर देंगे। दोनों चीज़ों में आता है, इन्वायरमेंट में भी आता है और केमिस्ट्री में कवर कर लेते हैं इसको। तो जल्दी से बता दीजिएगा कि कौन सी नोबल गैसें वायु में नहीं पाई जाती है? तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आंसर जाएगा रेडोन। रेडोन एक ऐसी नोबल गैस है जो सर हमारे इन्वायरमेंट में नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर मूव करते हैं। क्या है सर 11 नंबर का क्वेश्चन? निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी देशों की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं? ऐसा कौन सा एक देश है जिसको छोड़, ऐसे कौन से, देखो दोबारा से रिपीट करते हैं, निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किया जाता है? एक चीज़ को छोड़ दो, बाकी सारे हमारे देश की जो प्राकृतिक, जो नेचुरल जो इकोनॉमी है उसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। भाई वन, जल, सड़कें या खनिज, यहाँ कौन सी ऐसी प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं एक चीज़ को छोड़कर? जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। तो यहाँ पर सर जो सड़कें हैं, सड़कें आपकी प्राकृतिक नहीं होती है, बनाई जाती है। बाकी सारी चीज़ें सर नेचुरल हैं लगभग, तो वो सर हमारे देश की प्राकृतिक पूंजी में हेल्प करती है। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत अच्छे क्वेश्चन है सर, सोल्व कीजिएगा। क्या है सर? शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। सर जो ड्राई एयर होती है उसके अंदर 12वें नंबर के क्वेश्चन में सर जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है, मैंने क्वेश्चन को ध्यान से समझना, यही तो सबसे बड़ी कमी है। क्वेश्चन पढ़ा नहीं, नाइट्रोजन देखा, आंसर चेप दिया सर 78। अरे ऐसे आंसर थोड़ी करके आ जाओगे, आंसर को समझा करो। 78% कैसे आंसर? मैंने ड्राई की पूछी है, ड्राई एयर की। तो ड्राई एयर में जो नाइट्रोजन आएगी बच्चा वो कितनी आएगी? 27%। और नॉर्मल ओवरऑल बात करूँ जब क्या करके आओगे? 78%। तो यहाँ पर क्वेश्चन गलत नहीं करना बच्चा। आई बात समझ में? कॉपी पेन लेके बैठ जाया करो, देखा करो कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो आप। सर 13 नंबर के क्वेश्चन की मैं बात करना चाहूँ। क्या है? हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक हैं। भाई हरित विकास है जो ग्रीन डेवलपमेंट है उसके लेखक कौन है? ये एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? MJ ब्रेडसा, M निकोलसन, RH विटेकर या फिर WM एडम्स? फटाफट बताओ सर। 13वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दे दीजिएगा कि सर इसके लेखक कौन है? हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक कौन है सर आपके? WM एडम्स। ठीक है, WM एडम्स है सर। किसके लेखक है सर आपके? हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक है इस बुक के सब। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है सर? ये साइंटिस्टों के नाम है, आप WM याद भी रख लियो ना, और एम्स का नाम भी याद रख लो, तो सर इससे रिलेटेड चले जाएगा हरित विकास में, ग्रीन डेवलपमेंट में। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्या है सर? वायु एक क्या है? वायु क्या है? एक यौगिक है, तत्व है,
मिश्रण है या विद्युत अपघटन। तो जल्दी से बता दीजिएगा कि वायु क्या चीज़ होती है। प्यारे बच्चों आंसर दीजिएगा कि वायु क्या है। आंसर दीजिएगा कि यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है या विद्युत अपघटन है। तो जल्दी से आंसर दे दीजिएगा कि वायु क्या चीज़ होती है। यहाँ वायु एक मिक्सर होती है, मिश्रण होती है। आई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन के सामने आप लोगों से नज़रें मिलाते हुए क्या है सर, देखो। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत किसका है भाई, किस चीज़ का सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है किसमें, इन्वायरमेंट में। ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का। भाई वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत किस चीज़ का पाया जाता है प्यारे बच्चों, तो वातावरण में सर्वाधिक परसेंटेज कौन सी गैस का पाया जाता है, नाइट्रोजन गैस का पाया जाता है। सेकेंड नंबर पर ऑक्सीजन मिलती है, फिर उससे कम मिलती है सर कौन सी, आपके कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नाइट्रोजन गैस 78% के लगभग मिलती है सर हमारे इन्वायरमेंट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है सर आपकी स्क्रीन के सामने, कि पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं। हमारी पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का जो समूह है उसको क्या कहेंगे सर, भूमंडल, जलकण, वायुमंडल या जलमंडल। जल्दी बताओ, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को हम क्या कहेंगे। 16 नंबर के क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे। अरे आपका दिल नहीं जुड़ पा रहा है मेरे से। दिल लगाओगे तभी तो ईवीएस में नंबर पाओगे। लगाओ प्यारे बच्चों, क्वेश्चन का आंसर लगाओ। सर आंसर क्या जाएगा, सी जाएगा। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। तो वायुमंडल की डेफिनेशन क्या हुई सर, हमारे चारों तरफ किसका, गैसों का जो समूह है, पृथ्वी के चारों तरफ जो गैसों का समूह है वो क्या कहलाता है, वायुमंडल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही अच्छा फुल फॉर्म पूछी गई है। 17 ईपीए का पूर्ण रूप है, फुल फॉर्म ऑफ ईपीए इज। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एजेंसी, ठीक है, इन्वायरमेंटल प्रोहिबिशन एजेंसी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सर ईपीए का फुल फॉर्म होता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी इज द फुल फॉर्म ऑफ ईपीए। आई बात समझ में, ठीक है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर का क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से समझना। निम्नलिखित में से कौन सा या से पृथ्वी ग्रह पर कार्बन चक्कर में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान करता है। यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जो पृथ्वी के ऊपर कार्बन चक्कर में, कार्बन साइकिल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान करते हैं। भाई एक तो होता है ऑप्शन ए ज्वालामुखी क्रिया, ऑप्शन बी है श्वसन, प्रकाश संश्लेषण या जैव पदार्थ का क्षय। तो यहाँ पर कौन कौन से, भाई ज्वालामुखी करती है नहीं करती, जल्दी बताओ। श्वसन करता है नहीं करता, प्रकाश संश्लेषण करता है या जैव पदार्थ का क्षय करता है, फटाफट बता दो सर आपके। तो किसका क्षय करता है सर, जल्दी से बता दो 18वें क्वेश्चन का आंसर। तो सर यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि सर यहाँ पर कौन कौन करते, तो उस समय देखो ना, बिल्कुल देखो क्वेश्चन क्या है, नीचे नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिएगा। अब इस कूट का यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन सही जाएंगे सर, देखो एक तो सर आपके ज्वालामुखी करता है कार्बन चक्कर में रोल, ठीक है। दूसरा करता है सर आपके श्वसन में है, दूसरा श्वसन करता है। तीसरा जैव पदार्थ का क्षय करता है। तो सर यहाँ पर आंसर जाएगा क्या, सी जाएगा। प्रकाश संश्लेषण का कार्बन साइकिल में कोई रोल नहीं होता बेटा, आई बात समझ में, फोटोसिंथेसिस का। तो आंसर क्या जाएगा, फर्स्ट सेकंड फोर्थ सही, तो मतलब कौन सा आंसर जाएगा, सी आंसर जाएगा आपका, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं सर, आपकी क्वेश्चन नंबर 19। धारणीय विकास के उपयोग में संदर्भ में अंतरपीड़ित संवेदनशील का विषय है। भाई यहाँ पर अंतरपीड़ित संवेदनशील का विषय कौन सा है कि भाई आपका प्राकृतिक संसाधन वाला, भौतिक संसाधन, औद्योगिक संसाधन या फिर सामाजिक संसाधन। 19 नंबर के क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा। तो धारणीय विकास के उपयोग में संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशील का विषय क्या है सर, 19 नंबर के क्वेश्चन का। तो यहाँ पर कौन सा विषय है सर, आपके प्राकृतिक संसाधन का जो विषय है सर वो काफ़ी संवेदनशील है आने वाली पीढ़ी के अंदर, आने वाली फ्यूचर जनरेशन के अंदर। कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन सोल्व करने की, डिफिकल्ट आते तो भी सोल्व कीजिएगा और रट लीजिएगा, लिख लीजिएगा। पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा मैं व्हाट्सएप पे, दोबारा मेरे को मैसेज कर दीजिएगा अगर किसके ना मिले तो सर हमारे इस पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे जीएस प्लेनेट के 9929 786 377 कर दीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी इसकी, ठीक है। इसकी टेस्ट सीरीज की क्या है सर, NE1 से आज से नेशनल
इन्वायरीनस्ट, नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी, नेशनल एक्वाजिमिनेशन एजेंसी, नेशनल इवेंट एसोसिएशन। जल्दी से बता दीजिएगा कि NEA से आज से या किसकी फुल फॉर्म है सर? 20 नंबर के क्वेश्चन की फुल फॉर्म बताइएगा। तो सर इसकी फुल फॉर्म क्या जाएगी? नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी इज द फुल फॉर्म ऑफ NEA। ठीक है, हो गया सर, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन 21वां बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन का कलेक्शन आज होते जा रहे हैं आप लोगों से। निम्नलिखित पर विचार कीजिएगा। देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के दे दिया, अभी आया था ये क्वेश्चन, ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हुआ था सर एग्जाम में। तो देखो एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जब तुरंत आपका सही होने लगेंगे सर। आई बात समझ में? तो सर यहाँ पर हमें क्या करना है सर? क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना अच्छे से, कि विचार करना है कि एक ऑप्शन दे रखा है फोटोसिंथेसिस, दूसरा देखा रेस्पिरेशन, तीसरा दे रखा है जैव पदार्थों का अपक्षय और चौथा दे रखा है ज्वालामुखी क्रियाएं। अब क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड से जोड़ती हैं? कौन कौन सी? अब प्यारे बच्चों, मेरे बड़े प्यारे बच्चों, आप लोग बच्चे नहीं भाई, बड़ी सिस्टर भी होंगी, ठीक है, छोटी सिस्टर भी होंगी, जो भी है, ठीक है, तो जो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन के ऊपर सर, प्लीज़ फोकस कीजिएगा ब्रदर जल्दी से, कि यहाँ हमें दोबारा प्रकाश संश्लेषण दे दिया, फोटोसिंथेसिस का कोई रोल नहीं होता, तो सेकंड थर्ड फोर्थ किस में आ रहे हैं? तो सर केवल 1 और 4 में नहीं, 2 और 3 में नहीं, सेकंड थर्ड और फोर्थ आंसर आ रहा है सी में। तो यहाँ फिर आंसर चला गया आपका सी। तो सेकंड थर्ड फोर्थ का CO2 के अंदर रोल रहता है, काफ़ी प्ले रोल होता है कार्बन चक्र के अंदर। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 22, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ठीक है सर, जल्दी से बता दो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आज का, मेरा फेवरेट और NCERT का फेवरेट। ये क्वेश्चन NCERT में ऐसे कैसे दे रखा है, ठीक है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। ये नीट के एग्जाम में भी आ चुका है, ठीक है। मानने की कोशिश कीजिएगा कि सर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था? वाशिंगटन में हुआ था, जिनेवा में हुआ था, रियो डी जनेरियो में हुआ था, या फिर सर आपके ब्यूनस आयर्स में हुआ था? तो सर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था रियो डी जनेरियो के अंदर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में पर्यावरण संरक्षण के अधिनियम पारित कब हुआ भाई? भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1981 में, 1986 में, 1995 में या 2000 में? जल्दी से बता दीजिएगा कि भारत में पर्यावरण संरक्षण नियम कब पारित किया गया था। 23 नंबर का क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो चाहिए मुझे, और बिल्कुल सही। और जिसके नहीं आ रहे हैं ना, वो दूसरे के एक कान के नीचे लगाओ फटाफट, जो गलत आंसर दे रहा है इस क्वेश्चन को भी। बाकी के लिए तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन चनपट लगानी पड़ेगी आपको, ताकि वो आगे से सही करे क्वेश्चन को सोल्व। आई बात समझ में? तो सर 23 नंबर का क्वेश्चन सबको आना चाहिए। 1986 ईस्वी में इन्वायरमेंटल एक्ट लागू किया गया था, ठीक है सर, आपके इन्वायरमेंट को बचाने के संदर्भ में। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है सर? इकोमर्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है, किन को दिया जाता है? इकोमर्क किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो शुद्ध एवं मिलावट रहित हो, प्रोटीन समृद्ध हो, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, आर्थिक दृष्टि से व्यवहारिक हो, मतलब आर्थिक दृष्टि से व्यवहार करने वाले हो। तो सर इकोमर्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है, किन को सर? जल्दी से बता दो कि किन को दिया जाता है सर, जल्दी से बताओ किन को दोगे आप लोग? जो हम पढ़ रहे हैं क्या बेटा? EVS इन्वायरमेंटल साइंस, पर्यावरण अध्ययन। तो सर जो पर्यावरण को बचाएगा, उससे मित्रता करके रखेगा, उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें उनको लोगों को सुझाव देगा, ऐसे लोगों को क्या दिया जाता है? भारतीय उत्पादों को इको मार्क दिया जाता है। आई बात समझ में? जी बच्चा। क्वेश्चन नंबर 25, अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? अब देखो सर 25वां क्वेश्चन फिर एक अलग तरीके से थोड़ा सा घुमा के दिल से यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है कार्बन चक्र में, ठीक है, रोल प्ले अदा करता है लेकिन बढ़ाता नहीं है सर। आपके कौन से सर? आपके श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, जैविक पदार्थों का क्षय, ज्वालामुखी क्रिया। तो सर कौन सा पृथ्वी के कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है कार्बन चक्र में? प्रकाश संश्लेषण में तो हम लेते हैं तो रिक्वायरमेंट होती है। आई बात समझ में? यहाँ पर सर जैविक पदार्थों का क्षय बढ़ाता नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट रोल पदार्थ प्ले करता है सर आपके। क्वेश्चन नंबर 26, UNEP का मुख्यालय अवस्थित है।
यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में है, काठमांडू में है, नैरोबी में है या नई दिल्ली में? यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ स्थित होगा? 26वें क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा सर। नैरोबी के अंदर सर यूएनईपी का मुख्यालय स्थित है प्यारे बच्चा। सर क्वेश्चन नंबर 27 सर, पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है। अभी बताया था सर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के, क्योंकि मैं देखो अब जो ईवीएस की क्विज लेके आया हूँ ना, इसमें एक क्वेश्चन एक चैप्टर से, देखो चैप्टर के नाम लिख रखा है आपके सामने, पर्यावरण सतत विकास। सर इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए थे एग्जाम में, चाहे वो घुमा के दो कैसे भी दो, सारे क्वेश्चन अगर सोल्व कर लेंगे तो डायरेक्ट हमें क्वेश्चन गलत नहीं होगा एग्जाम के अंदर। तो सर क्या शुरू किया गया है? एग मार्क शुरू किया है, एको मार्क शुरू किया गया, या ICI मार्क शुरू किया, या वाटर मार्क शुरू किया? अभी बताया था थोड़ी देर पहले। क्वेश्चंस कई रिपीट होंगे क्योंकि वो सारे क्वेश्चन आए, और वो क्वेश्चन अगर हमने बार बार हमारी नज़रों से नज़रें मिलाते रहेंगे तो हमारे नज़ारे गलत नहीं बनेंगे एग्जाम के अंदर, क्वेश्चन डायरेक्ट चेप हो गए। अरे 100% कॉन्फिडेंस के साथ सर ये तो कराया हुआ है, ये क्वेश्चन तो हमें एग्जाम में मिल गया। तो प्यारे बच्चों, जीएस प्लेनेट से कनेक्टेड रहोगे। अब भी वीडियो को शेयर कर दो, आंसर बता रहा हूँ सर, इसका क्या है? इको मार्क। प्लीज़ अपना व्हाट्सएप स्टेटस ज़रूर लगाया करो ताकि वो बच्चे जो आपसे कनेक्टेड है फ़ायदा उठा पाएँ। और जो गर्ल्स ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, आपकी और भी फ्रेंड सर्कल में, तो गर्ल्स ग्रुप के नंबर भेज देना, बॉयज़ ग्रुप में ऐड होना चाहिए तो बॉयज़ वाले बॉयज़ ग्रुप में भेज देना। आपको कनेक्ट करूंगा और अच्छे से अच्छे बच्चों का कलेक्शन होगा, तो अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन और देने की कोशिश करेंगे। 28 नंबर का क्वेश्चन क्या है? सतत विकास के लिए आवश्यक है। भाई सतत विकास के लिए आवश्यक है, डेवलपमेंट के लिए क्या चीज़ जरूरी है? सतत विकास के लिए जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध व नियंत्रण, निर्धनता का घटना, या उपरोक्त सभी कौन सी चीज़ सतत विकास के लिए आवश्यक होती है प्यारे बच्चों? 28 नंबर के क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा। अभी बताया था सर आपके सतत विकास हो तो उसके लिए सबसे मेन चीज़ हम बता दें, एक तो औद्योगिकरण को रोकना पड़ेगा, नगरीकरण को थोड़ा रोकना पड़ेगा। रोक रहे हो तो सर इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ों को नुकसान मत पूछा, और यहाँ पर सारी चीज़ें जैव विविधताओं को सुरक्षा प्रोटेक्शन करना पड़ेगा, प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, प्रदूषण का निरोध व नियंत्रण करना पड़ेगा, निर्धनता को घटाना पड़ेगा। सर आपके आई बात समझ में? तब जाके सतत विकास आपका अच्छे से हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, पर्यावरण किससे बनता है? फॉर्मेशन ऑफ एनवायरनमेंट। भाई पर्यावरण किससे बनता है? जीवीय घटकों से, भू आकृतिक घटकों से, अजीविक घटकों से, या उपयुक्त सभी से? भाई पर्यावरण का निर्माण किससे होता है? जीवीय घटकों से, भू आकृतिक घटकों से, अजैव घटकों से, या उपयुक्त सभी से प्यारे बच्चों? तो सर पर्यावरण का निर्माण यहाँ पर जीवीय घटकों से भी होता है, भू आकृतिक घटकों से भी होता है, अजैव घटकों सभी से होता है। सर आपके किसका निर्माण होता है? सर आपके पर्यावरण का। क्वेश्चन नंबर 30, जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा जाता है? भाई जो बायोमास का पिरामिड है ना, वो किस पारिस्थितिक तंत्र में हमेशा उल्टा बनता है? जल्दी से बता दीजिएगा कि वन का, तालाब का, घासी स्थल का, शुष्क स्थल का। मैं सारे करवाऊंगा, जनसंख्या का, एनर्जी का, सभी पिरामिड करवाऊंगा आपको प्यारे बच्चों, वेट कीजिएगा। प्लीज़ आप एक बार क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं। तो सर जब मैं वीडियो में करा रहा हूँगा ना आपको, तो ऐसे लगेगा सर ये टॉपिक बड़ा आसान है। ठीक है, तो पहले जो टिपिकल चीज़ें ना निचोड़ में निकाल के रख दूंगा आपके सामने। तो सर आंसर क्या जाएगा? सर तालाब का सर कैसा बनता है? पारिस्थितिक तंत्र उल्टा बनता है, जीव भार का पिरामिड, याद रखिएगा। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है? भाई पूरे विश्व का एक सबसे बड़ा इकोसिस्टम कौन सा है? सर आपके समुंदर, घास का मैदान, वन, या पर्वत? सबसे शुरुआती लाइन होती है हमारी ये चीज़ों की क्वेश्चन से रिलेटेड। तो सर यहाँ पर समुंदर क्या है? एक बहुत विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है विश्व का सबसे ज़्यादा, क्योंकि हर जगह पानी है, इसलिए पानी, हर जगह पानी 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 पानी। आई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 32, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में कौन सा उत्पाद घटक है? गाय है, मोर है, बाघ है, या हरे पौधे? पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में कौन सा उत्पादक घटक है? जल्दी से बता दीजिएगा। 32वें क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों, तो 32वें क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? सर आपके डी जाएगा। हरे पौधे क्या है? सर जैविक घटकों में एक उत्पादक घटक है। सर आपकी आई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 33 थोड़ा सा बड़ा है, सोल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र इकोसिस्टम शब्द का
सर्वोत्कृष्ट वर्णन है। भाई आपका जल्दी से बता दीजिएगा सर्वोत्कृष्ट वर्णन कौन सा है। एक दूसरे से अन्यों क्रिया करने वाले जीव ऑर्गेनिज्म का एक समुदाय, पृथ्वी का वह भाग जो सभी जीवों से लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा आवासित रहता है। सी क्या है, जीवों का समुदाय और साथ ही पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। और चौथा ऑप्शन क्या है सर आपके, किसी भौगोलिक क्षेत्र की वनस्पति और प्राणी जात। तो सर चारों में से कौन सा ऑप्शन जाएगा यहाँ पर सर आपकी क्वेश्चन नंबर 33। दोबारा में सर इन्वायरमेंट शब्द को अच्छे से डिफाइन करने वाली चीज़ कौन सी है। डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम, इन्वायरमेंट का नाम आ रहा है, पारितंत्र की डेफिनेशन क्या होगी सर, जल्दी से आंसर दे दीजिएगा 33वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर। तो सर सबसे बेस्ट जो डिफाइन करता है पारितंत्र को वो क्या है, जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वो रहते हैं। मतलब सभी जीवों का समुदाय और उसके चारों तरफ का जो इन्वायरमेंट जिसमें वो रहते हैं वो किस चीज़ को डिफाइन करता है, पारितंत्र को डिफाइन करता है, इकोसिस्टम को डिफाइन करता है। आई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 34। बेटा क्वेश्चन का लेवल तो आपको लेके चलना पड़ेगा, घास तो काटने में आया नहीं। आई बात समझ में। पारितंत्र में डीडीटी का समावेश होने के बाद निम्नलिखित में से किस एक जीव में से संभवतः अधिकतम सांद्रण प्रदर्शित होती है। यदि हम उसमें डीडीटी मिला देते हैं पारितंत्र में, इकोसिस्टम में, तो किस एक जीव में उसकी संभवतः अधिकतम सांद्रण प्रदर्शित होगी। सर सबसे ज़्यादा मतलब नुकसानदायक जो खत्म होने वाले के कगार पर किसको ख़त्म कर सकते हो आप, तो सर वो टीडा, भेड़, ये भेड़ नहीं भेड़ है भाई, सांप और मवेशी। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा किस जीव में संभवतः अधिकतम सांद्रण प्रदर्शित होगी, तो वो होगी प्यारे बच्चों, वो होगी आपकी स्याप में, स्नैक में। ठीक है बच्चा, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 35। पारिस्थितिक स्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है। भाई इन्वायरमेंट एक स्थायी मुद्दा है और इसके साथ जीवन भर आपको मित्रता करनी है, ये किसका आंदोलन का नारा है। ये क्या, चिपको आंदोलन होना चाहिए। ठीक है, चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन या चिपको आंदोलन, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। हाँ ठीक है, ये एपिको आंदोलन है, सॉरी ये एपिको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन और उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर दीजिएगा 35वें क्वेश्चन का। तो सर जो चिपको आंदोलन चलाया गया था उसका नारा था कि पारिस्थिति को बचाना, ये स्थायी मितव्ययिता है सर आपके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36। निम्न में से वह कौन सा एक पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है। यहाँ पर पारिस्थितिक का जो संतुलन बनाए रखने में मदद कौन नहीं करता है भाई, वनों का कटना, वन रोपण, वर्षा जल प्रबंधन या जैव मंडल भंडार। प्यारे बच्चों जल्दी से बता दीजिएगा कि पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में कौन मदद नहीं करता है। 36वें क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए तो चाहिए भाई, वनों का कटना है ना, जो इन्वायरमेंट का बैलेंस बनाने में हेल्प बिल्कुल भी नहीं करता है, इन्वायरमेंट का बैलेंस बनाने में बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता है। वन बचा के रखोगे तो सर ज़िंदगी बचेगी आप लोगों की, वन ख़त्म कर दिए तो कुछ दिन बाद आपका जो जीना हराम हो जाएगा, आप नहीं बचोगे सर इस दुनिया में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा CO2 हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी, खत्म हो जाएगी कहानी, राम नाम सत्य। क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र, यहाँ जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया कृत्रिम पारितंत्र कौन सा है, तालाब है, खेत है, वन है या इनमें से कोई नहीं। तो कृत्रिम पारितंत्र कौन सा होगा सर आपके, तालाब होगा, खेत होगा, वन होगा, कौन सा होगा सर। एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट इज विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पर कौन सा एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट है प्यारे बच्चा, तो यहाँ खेत एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट है। आई बात समझ में, जो मनुष्य बनाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 38 दोबारा। चिपको आंदोलन संबंधित है भाई, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, पादप संरक्षण से, बाघ परियोजना से, घड़ियाल परियोजना से या पादप प्रजनन से, रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट, जल्दी बताओ, या फिर प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स या फिर बाघ की परियोजना या घड़ियाल की परियोजना। 38वें क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा सर। जो प्लांट्स होते हैं, पादप होते हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए एक आंदोलन चलाया गया था, उसका नाम क्या था सर आपके, पादप संरक्षण आंदोलन, पादप, उसका नाम था चिपको आंदोलन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39। देखो क्वेश्चन कितने बड़े बड़े आ रहे हैं आज, और क्वेश्चन है भी इंपॉर्टेंट बच्चा, ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम के संदर्भ। यहाँ मैं चॉकलेट, मिठाई, हलवा नहीं बांटने आया, लॉलीपॉप दे दिया, मुंह में लेते रहे, चूसते रहे, सर मज़ा आ रहा है भाई आपकी मिठाई। अरे भाई लॉलीपॉप लेने आए हो या आप क्वेश्चन सॉल्व करने आए हो, बच्चे हो क्या फर्स्ट क्लास के जो लॉलीपॉप लोग हैं। ठीक है, बच्चे खुश होते हैं लॉलीपॉप से, यहाँ आपको दिया जा रहा है वो डोज जो एग्जाम में डायरेक्ट मिलेगा आपको। आई बात समझ में, वो क्वेश्चन जो डायरेक्ट एग्जाम में देखने मिलेंगे एज इट, इनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला, लिखवा के ले लो आप लोग, ये क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। एक बार मेरे साथ पूरी क्विज लगा लेना और पूरा इन्वायरमेंट
समझ लेना अच्छे से। सब्जेक्टिव वाइज में श्योरिटी 100% करो मेरे प्यारे बच्चों, कोई एग्जाम में माइका लाल पैदा नहीं हुआ जो आपको फेल करते। क्वेश्चन देखो 39, पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के का या जीव अपघटक जीव कहलाता है या कहलाते हैं? जल्दी से बता दीजिएगा कि पारितंत्र में जो फूड चेन से रिलेटेड है किस प्रकार के जीव हैं भाई आपके? विषाणु, कवक या जीवाणु। इनमें से दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। सर 39 नंबर के क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा, फटाफट सही आंसर चुनना है। तो यहाँ पर सर वायरस का कोई फूड चेन में कोई रोल नहीं होता सर, कवक का होता है और जीवाणु का होता है। तो यहाँ क्या केवल एक, ये तो गलत है, केवल 2 और 3 बिल्कुल सही है सर। आंसर क्या चला गया? बी, केवल 1 और 3 ये हो नहीं सकता, 1 2 3 3 हो नहीं सकते। तो सर कवक जिसको हम फंगाई बोलते हैं और जीवाणु जिसको हम क्वेश्चन है बड़ा लेकिन थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन और बहुत आसान क्वेश्चन है, समझने की कोशिश की हो तो आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ मूव करते हैं, ये भी थोड़ा सा बड़ा है। देखो क्वेश्चंस का कलेक्शन है तो सर समझना पड़ेगा, हार्ड लग रहे हैं तो भी पढ़ना तो पड़ेगा जीएस प्लेनर से जुड़े हो तो, ठीक है। मौज मस्ती नहीं होती, यहाँ पढ़ाई होती है। जैव वानिक बायोनॉमिक्स से संबंधित निम्नलिखित से कथनों का क्रम सही है। जैव वानिक बायोनॉमिक्स से संबंधित कथन कौन से हैं? इसका शाब्दिक अर्थ है जीवन का प्रबंधन, यह पारिस्थितिकी का पर्याय सिनोनिम है, या प्राकृतिक तंत्रों का मूल्य पर बल देता है जो मानव कूट है। तो सर 40वें क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ कौन सा आंसर जाएगा सर आपके? यहाँ पर सर कौन सा कूट है, जल्दी बताओ सही कूट कौन सा है? तो सर जो यह क्या है, बायोनॉमिक्स क्या है सर आपके? जैव वानिक क्या है? जो पारिस्थितिक का पर्याय सिनोमिक्स है, मतलब इन्वायरमेंट का जो आपके उसका बिल्कुल सिनोमिक्स है, ठीक है। इसके अलावा यह प्राकृतिक तंत्रों को मूल्य पर बल देता है जो मानव से रिलेटेड है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर आंसर चला जाएगा सर आपका। क्वेश्चन नंबर कौन सा है सर आपका? ये 40वां। तो 40वें क्वेश्चन का आंसर क्या चला जाएगा सर यहाँ पर? सी। तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन सही है। आई बात समझ में सर? क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाती है? भाई क्या कहलाती है? मैंने कहा कि किसी पर्यावरण निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण क्या करता है? समर्थन करता है। क्या है सर आपकी? जनसंख्या, वहन क्षमता, संख्या व जैव द्रव्यमान का पिरामिड या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से आंसर दे दीजिएगा 41वें क्वेश्चन का प्यारे बच्चों। तो यहाँ सर जो वहन क्षमता है वो क्या कहलाएगी? किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है वो वहन क्षमता कहलाती है प्यारे बच्चों। 42 नंबर के क्वेश्चन का आंसर, 41 नंबर के क्वेश्चन का आंसर चला गया। 42 नंबर का क्वेश्चन क्या है सर? पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? जो पारितंत्र है उसका क्रम बेटा डे बाय डे घट रहा है, तो इसमें घटते हुए क्रम कौन सा, मतलब सबसे बड़ा पारितंत्र कौन सा होगा, फिर सबसे छोटा कौन सा होगा? 42वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सर घटता हुआ क्रम, तो सर महासागर काफ़ी बड़ा होता है, या फिर झील, या फिर महासागर से बड़ा भी कुछ और हो सकता है, या घासतल या मैंग्रोव महासागर घासतल या झील, या मैंग्रोव घासतल झील या महासागर। तो कौन सा क्रम है सर आपके? उत्पादकता किस में घटती जाती है सर? देखो मैंग्रोव जो वन होते हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं, फिर घासतल में थोड़े कम, फिर झील में कम, और महासागर में ना के बराबर पेड़ पौधे मिलेंगे। तो सर आंसर क्या जाएगा सर आपका? सी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 स्क्रीन के सामने, निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिक संतुलन से संबंध नहीं है? यहाँ पर ऐसा कौन सा है जिसका इन्वायरमेंटल बैलेंस से कोई रिलेशन नहीं है? 43वें क्वेश्चन का आंसर दो बच्चों जल्दी। जल प्रबंधन, वन रोपण, औद्योगिक प्रबंधन या जलीय बायोफाइटा, फटाफट बता दो किसका पारिस्थितिक संतुलन से कोई संबंध नहीं है? अरे आंसर दो, अरे बोलो जल्दी से आंसर बोलो। जल प्रबंधन नहीं, वन रोपण। अरे ये तो सर सब इन्वायरमेंट के बैलेंस में। जलीय ब्रायोफाइटा भी, जो ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, ये प्लांट्स की जो टाइप्स हैं सर आपकी, ये सब रिलेटेड है किससे? इन्वायरमेंटल बैलेंस से छोड़ के एक औद्योगिक प्रबंधन को, ठीक है। ये सर आपको शुरुआत में बता दिया था कि सर ये नुकसानदायक होते हैं, औद्योगिक हुआ, नगरीकरण होता है, ये पर्यावरण से रिलेटेड नहीं है। तो क्वेश्चन के साथ साथ चैप्टर भी कवर होता है, समझ पा रहे हो नहीं पा रहे? समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पाद होते हैं भाई, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पाद होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स या फिर समुद्री अपतरण या समुद्री आवर्तबीजी या जलीय आवर्तबीजी का मतलब समझते हो सर आपके? एंजियोस्पर्म। अनावर्तबीजी मतलब जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है।
तो सर जल्दी से आंसर दे दीजिएगा 44वें क्वेश्चन का। क्वेश्चन आपके सामने है। समुद्र में फाइटो प्लैंक्टॉन्स जो होते हैं वो समुद्र के अंदर प्राथमिक उत्पाद माने जाते हैं। आई बात समझ में? तो आंसर क्या जाएगा 44वें का? ए जाएगा सर। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है सर? एक घास थलीय पारिस्थितिक तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या होगा? मतलब एक घास थलीय पारिस्थितिक तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का एक सही क्रम क्या होगा? घास, टिड्डा, मेंढक, सर्प, घास, टिड्डा, सर्प, मेंढक, टिड्डा, मेंढक, घास, सर्प, टिड्डा, सर्प, मेंढक, घास। जल्दी से एक जो सही क्रम है वो बता दीजिएगा। तो सर सबसे पहले खाद्य श्रृंखला में घास को कौन खाते हैं? टिड्डा। टिड्डा जो आते हैं ना भाई आपके, टिड्डा हरे हरे, और टिड्डा को कौन खा जाते हैं? मेंढक। और मेंढक ने कौन खा जाओ? सांप। और आगे आ जाओ तो सांप ने कौन खा जाओ भाई आपके? बाज या जो ईगल वगैरह, गिद्ध वगैरह वो खा जाते हैं। और उनको तो फिर कई लोग मानव भी खाते हैं, अलग अलग प्रजातियां और खाते हैं। तो बस अपनों को इतना लेवल नहीं जाना कौन, बस ये पता होना चाहिए कि सर सही घटक कौन सा है। तो ये आंसर ए जाएगा 45 नंबर के क्वेश्चन का। आ रहे नहीं आ रहे? अरे क्वेश्चन का कलेक्शन अच्छा है नहीं है बताना जरूर आज कमेंट करके। लाइव चैट के बाद मुझे एक एक बच्चे का कमेंट चाहिए कि सर कैसे क्वेश्चंस का कलेक्शन था। जब लाइव चैट कंप्लीट हो जाए तो कमेंट सेशन एक होता है, वीडियोज़ के नीचे जो कमेंट सेशन होता है उसमें मेरे प्यारे बच्चों ज़रूर बताना, ताकि मुझे एक हौसला मिले कि आप लोगों को कंटिन्यू इस ईवीएस की क्यूज को एक अच्छे लेवल पर लेके जाऊँ मैं। आपके डे बाय डे एक अच्छे प्रोग्रेसिव रिजल्ट के साथ साथ आपको खुद एक एनर्जी मिलेगी सर। तो प्लीज़ आज ज़रूर बताना कॉमेंट सेशन के नीचे। क्वेश्चन नंबर 46, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? भाई सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? यहाँ पर मरुस्थल है, पर्वत है, महासागर है या वन है? यहाँ पर सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा होगा? 46 नंबर के क्वेश्चन का आंसर चाहिए मुझे। परमानेंट जो डेस्ट्रॉय नहीं हो सकता सर आपके। स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है सर? यहाँ पर महासागर एक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र होता है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 47, भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख है? भाई जो एनवायरनमेंट जो आपका इनबैलेंस हो रहा है इकोसिस्टम, उसका एक असंतुलन का सबसे बड़ा कारण क्या है? कि वनोन्मूलन, मरुस्थलीकरण, बाढ़ व अकाल या वर्षा की परिवर्तनता। जल्दी से आंसर दे दीजिएगा 47वें क्वेश्चन का। तो सर वनों का जो डे बाय डे आप लोग डिस्ट्रॉय कर रहे हो, ख़त्म कर रहे हो, वो क्या है सर? भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का एक प्रमुख कारण है। आई बात समझ में बेटा? 47वें क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा बच्चा? 47वें क्वेश्चन का जाएगा वनों को बचाओ सर, वन खत्म हो रहे हैं भाई डे बाय डे। ये सबसे बड़ा एक प्रमुख कारण है असंतुलन का, ठीक है। और ये असंतुलन होता गया ना तो खत्म हो जाएगा, आप लोग खानी राम नाम सत्य हो जाएगा, ठीक है। बोलो 48वां क्वेश्चन करें। देखो जी सर, घास तलों में वृक्ष पारिस्थितिक अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घासों की प्रतिस्थापित नहीं करते हैं? भाई घास तलों में वृक्ष पारिस्थितिक अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण से घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते? देखो जो बड़ा क्वेश्चन होगा मैं उसको 2 बार बोलूंगा क्योंकि जल्दी से क्वेश्चन सेट नहीं होता है। क्या ऑप्शन ए कीट एवं कवकों के कारण, सीमित सूर्य के प्रकाश व पोषक तत्वों की कमी के कारण, जल की सीमाओं व आग के कारण, या इनमें से कोई नहीं? 48 नंबर के क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो समझ लीजिएगा आपको रेगुलर आना पड़ेगा क्विज में, जब जाके क्वेश्चन सीख पाओगे। 48 क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा। 48 का आंसर जाएगा क्या? सी। मतलब जल की सीमाएं व आग का जो कारण होता है वो किसी घास तल व वृक्ष पारिस्थितिक अनुक्रमण के अनुरूप में उसको कोई प्रतिस्थापित नहीं कर सकते, कोई इनका इतना रोल नहीं होता मेन। आई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 49, पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है। भाई इकोसिस्टम में सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन का टॉपिक अभी करवाया हुआ है मैंने, 2 विटामिन करवा दिए, न्यूट्रिशन का बेसिक करवा दिया, अब कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक आएगा जो आपके ईवीएस से रिलेटेड बहुत अच्छा टॉपिक है, मजा आएगा उसमें। तो सर क्या है? इकोसिस्टम उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है भाई किससे? शाकाहारी हर्बीवोरस से, बी मांसाहारी कार्निवोरस से, सर्वाहारी ओमनिवोरस से, डी अपघटक डीकंपोजर से। तो आंसर दे दीजिएगा 49 नंबर के क्वेश्चन का। तो सर यहाँ पर जो सर्वाहारी है वो ओमनिवोरस, जो इधर के भी नहीं है उधर के भी नहीं, दोनों चीज़ें खाते हैं। आई बात समझ में? शुद्ध शाकाहारी भी, दोनों चीज़ें। ओमनिवोरस जल्दी से बता दो। तो सर ओमनिवोरस क्या होते हैं? सर्वाहारी क्या होते हैं? उच्चतम पोषण स्तर पर होते हैं। आई बात समझ में?
49 नंबर के क्वेश्चन का आंसर। 50 क्वेश्चंस यहाँ पर 50 लगाने जा रहे हैं। क्वेश्चन 60 हैं, डटे रहना, कहीं सोचो क्विज खत्म हो जाएगी। 60 क्वेश्चन है आज के क्विज के अंदर। 50वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित वृक्षों में कौन सा पारिस्थितिक मित्र नहीं है। भाई यहाँ पर इतने वृक्ष हैं, इन्वायरमेंट का फ्रेंड कौन सा पेड़ पौधा नहीं है, जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। ऑप्शन ए है बबूल, ऑप्शन बी है यूकलिप्टस, ऑप्शन सी है नीम, ऑप्शन डी क्या है, पीपल। अरे बोलो कौन सा नहीं है आपकी, यूकलिप्टिप्स। ठीक है, कौन सा नहीं है, यूकलिप्टिप्स कौन सा नहीं है सर आपका सबसे बड़ा पौधा नहीं है प्यारे बच्चों। आई बात समझ में। ठीक है, ये सबसे बड़ा पौधा है लेकिन एनवायरनमेंट में इसका इतना कोई रोल नहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर 45 50 सब हो गए हैं, 50 कर लिए हैं। 51वें क्वेश्चन के ऊपर मूव कर रहे हैं। क्या है सर, पारिस्थितिक निम्नलिखित में से किसके बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। भाई पारिस्थितिक यहाँ पर किन के बीच में बैलेंस बनाता है, जीव और वातावरण के बीच में, मनुष्य और वन के बीच में, मृदा और जल के बीच में, पति और पत्नी के बीच में, हस्बैंड और वाइफ के बीच में। जल्दी से आंसर दे दीजिएगा सर, कहाँ पर आपका इन्वायरमेंट किन के बीच में रिलेशन बनाएगा, आपके बीच में, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में। देखो ऑप्शन एग्जामिनर कहाँ से चूज करता है मुझे पता नहीं, लेकिन सर आप मुझे पक्का पता है कोई आंसर नहीं देगा। भाई पति पत्नी का क्या रोल है, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पर सर जीवों का वातावरण के साथ संबंध क्या कहलाता है, पारिस्थिति कहलाता है, ना कि पति का पत्नी के साथ। पति का पत्नी के साथ जो संबंध होता है वो प्रेम कहलाता है। ये संबंध में, प्रेम में अगर थोड़ी बहुत गड़बड़ हुई तो इधर से, इस तरफ से, देखना मैं नाम नहीं लूँगा, इस तरफ से यहाँ पर लाठियाँ बरसने लगती हैं। ठीक है, चप्पल बरसने लगती हैं। ठीक है, फिर तूफान आने लगता है। और ये तूफान आपको घर में देखने को मिला होगा, मम्मी पापा के बीच में आपने काफ़ी बार देखा होगा। अगर आपकी शादी नहीं हुई है और शादी हो गई तो एक्सपीरियंस होल्डर आप अच्छे से हो, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई है, इसलिए मम्मी पापा वाला एग्जाम्पल बेस्ट रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर 52 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है। भाई यहाँ पर इतने युग्म हैं, वो सबसे एक दूसरे से बैलेंस बनाते हुए कौन से युग्म चलते हैं। भाई ए पर्वत किसके साथ सही है, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है। अजैव अवयत किससे रिलेटेड है, जीवाणु से। सी क्या, हरे पौधे पारिस्थितिक तंत्र से। डी क्या, वर्षा किससे, ग्लोबल वार्मिंग से। प्यारे बच्चों 52वें क्वेश्चन का आंसर मुझे दे दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर कौन किससे संबंधित है। तो सर जो क्रम है वो सही किसका है सर, हरे पौधे होते हैं वो इकोसिस्टम से रिलेटेड है। सर हरे पौधे किससे रिलेटेड है बेटा, इकोसिस्टम से। आई बात समझ में, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, डकार आ रही है, थोड़ी देर पहले खाना खा लिया था जल्दी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की उस क्वेश्चन की ओर मुंह कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर मुंह कर रहे हैं। निम्नलिखित में से पारिस्थितिक तंत्र का कौन सा एक जीवीय संगठक नहीं है। भाई पारिस्थितिक तंत्र का कौन सा एक जीवीय संगठक नहीं है, वायु, वनस्पति, जीवाणु, जानवर। जल्दी बताओ कौन सा जीवीय का संगठक नहीं है। 53वें क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दे दीजिएगा। तो यहाँ एक जीवीय का संगठक कौन सा नहीं है सर, आपके वायु नहीं है। अगला क्वेश्चन 54 नंबर का, निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिक डीप इकोलो शब्द का प्रयोग किया था। गहन पारिस्थिति का डीप इकोलॉजी जो प्रयोग किया था, इकोसिस्टम जो प्रयोग किया था, इस शब्द सबसे पहले किसने किया था। E.P. ऑडम ने, सी रोनकियर ने, F.E. क्लीमेंट्स ने, या फिर अनर्जिस नैस ने। जल्दी से बता दीजिएगा 54वें क्वेश्चन का आंसर। तो सबसे पहले जिसने ये शब्द प्रयोग लिया था वो कौन थे आपके, अनर्जिस नैस ने सर सबसे पहले गहन पारिस्थितिक शब्द प्रयोग में लिया था प्यारे बच्चों। 54वें का आंसर क्या जाएगा, अनर्जिस नैस ने। आई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 55, पारिस्थितिक निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक सोर्स क्या है। भाई पारिस्थितिक निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक सोर्स क्या है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। किण्वन में उत्सर्जित उष्मा, वनस्पति में संरक्षित शर्करा, सौर ऊर्जा, या प्रकृति में से कोई नहीं। जल्दी से आंसर दीजिएगा। और अभी मैं आपको एक टाइम देता हूँ 1 सेकंड का वीडियो को लाइक करने का। ये जो लाइक वाला गुट्टा है ना, ये दबा दीजिएगा। जोर नहीं आता इसमें दबाने में, दबाओगे तो मज़ा आएगा, आपको भी मुझे मज़ा आएगा, एक एनर्जी मिलेगी। आप जल्दी दबा दो, आंसर दे दीजिएगा। आंसर क्या जाएगा, पीछे होने क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा सर, सी सौर ऊर्जा। 55 आपकी स्क्रीन के सामने क्या है सर, पारिस्थितिक निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक सोर्स है
क्या है भाई आपके किण्वन में उत्सर्जित ऊर्जा या फिर वनस्पति में संरक्षित शर्करा, सौर ऊर्जा या उपयुक्त में से कोई नहीं। अरे प्यारे बच्चों 55वें क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा सर, कौन सा है यहाँ पर सर, जल्दी से बता दो सर। सोलर एनर्जी। फर्स्ट वाला ऑप्शन भी, सेकंड क्वेश्चन था वो इससे रिलेटेड था, सेकंड या थर्ड है कौन सा था, इससे रिलेटेड है सर आपके, ठीक है, सौर ऊर्जा। आंसर 56 क्वेश्चन क्या है सर आपके, पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं सर? जो तत्व होते हैं, जो एलिमेंट होते हैं, उनके चक्रण को क्या कहते हैं? रासायनिक चक्र, भू रासायनिक चक्रण या भू वैज्ञानिक चक्कर या भूरा रासायनिक चक्कर? तो भूरा रासायनिक चक्कर कहाँ से कहलाएगा सर आपके? जल्दी से आंसर दे दीजिएगा यहाँ पर सर। जैव भू रासायनिक चक्कर जो होता है, जैव भू रासायनिक चक्कर बोले तो बायोकेमिकल जो साइकिल होती है बेटा जी, वो क्या होती है सर आपकी? पारिस्थितिक तंत्रों के तत्वों का चक्रण है। वो किसका तंत्र है, किसका चक्रण है बेटा, किसकी साइकिल है आपके? पारिस्थितिक तंत्र में जो एलिमेंट होते हैं, इकोसिस्टम में जो एलिमेंट होते हैं, उसका चक्रण क्या है सर? बायोकेमिकल साइकिल। क्वेश्चन नंबर 57 आपकी स्क्रीन के सामने आपकी नज़र से नज़र मिलाते हुए क्या है सर? पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था। बस सबसे पहले पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को स्थापित या प्रस्तावित करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था? जी टेलर ने, ई हंटिंगटन ने, या डी आर स्टोट क्या नाम है, डी आर स्टोटडर्ट ने, या फिर डॉन्सले ने? तो जल्दी से आंसर दे दीजिएगा 57वें का कि किसने सर इसकी संकल्पना को जल्दी से प्रस्तावित किया था पारिस्थितिकी को? जल्दी से बता दीजिएगा सर किसने किया था? जी टेलर ने। ठीक है, 57 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। प्यारे बच्चों वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी वीडियो। अगला क्वेश्चन सर 58 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम? भाई आहार श्रृंखला का बिल्कुल राइट क्रम जो है वो कौन सा है? डाइटम, क्रेस्टिसियाई या हेरिंग, या क्रेस्टेसियाई डाइटम या फिर हेरिंग, या फिर डाइटम हेरिंग या क्रेस्टेसियाई, या क्रेस्टेसियाई हेरिंग या डाइटम? बेटा क्वेश्चन ऐसे आते हैं, फूड चेन का एक सही ऑर्डर बता दीजिएगा 58 का। डाइटम्स जो एल्गी से रिलेटेड है भाई आपके, ठीक है, जो एक बंद डिब्बे के अंदर होती है डाइटम्स, समझ रहे होंगे आप लोग। 58 नंबर के क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले डाइटम, फिर क्रिस्टेसियाई, फिर हेरिंग, ये जो सही क्रम कौन सा जाएगा? 58 का ए। डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो बेटा क्वेश्चंस तो मैंने सारे सेलेक्ट किए हैं, यूपीएससी के, सीटेट के, रीट के, पटवार के, और अभी पटवार का जो एग्ज़ाम उसमें भी काफ़ी एग्जाम में आएंगे, सीटेट के, तो एचटेट के अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है सर आपके। 59 नंबर के क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन क्या पहले, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? कौन सा पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? मरुस्थलीय, घास के मैदान, पर्वतीय या समुद्रिक? कौन सा सर पृथ्वी के क्षेत्र पर सर्वाधिक फैला हुआ तंत्र कौन सा है? 59 नंबर के क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा सर। यहाँ पर पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा क्या है बेटा? पानी। मैंने कहा था पानी डालते आए हो आज तक, पानी देखते आए हो, पानी रहेगा भी आगे, जिंदगी में सब जगह पानी पानी। ठीक है, आई बात समझ में? तो सर यहाँ क्या है? समुद्र, जो हर जगह फैला हुआ है। आई बात समझ में? लास्ट क्वेश्चन आज का बहुत अच्छा क्वेश्चन भाई, इन्वायरमेंट से अभिप्राय है, पर्यावरण से क्या अभिप्राय है? भूमि, जल, वायु, पौधे एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो उनके चारों ओर अस्तित्व में है। भाई पर्यावरण से क्या अभिप्राय है जी? भूमि, जल, वायु, पौधे, पशु व प्राकृतिक दुनिया जो उनके चारों ओर स्थित है, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। देखो कितनी डेफिनेशन मिल रही है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भौतिक, जैविकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों की अनंत क्रियात्मक अवस्था जो अंतः संबंधित होती है, एंटर सिस्टम से जो रिलेटेड होती है ना, इंटर रिलेशन से जो वो, तो सर सारी चीज़ें डेफिनेशन करती है, डिफाइन करती है सर हमारे इन्वायरमेंट को, पर्यावरण को। और पर्यावरण का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है एक अच्छे क्वेश्चन के कलेक्शन के साथ। अब इसको मैं पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे लेवल पर, आप लोगों को वेट कीजिएगा उसके लिए। और आज की वीडियो कैसी लगी मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से कमेंट करके बता दो, और इस वीडियो को आग की तरह फैला दो। अपना अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगा लेना, ठीक है? कमेंट सेशन में बताओ, कमेंट सेशन के अंदर बताओ, लाइव चैट में मत बताओ। नीचे कमेंट सेशन नाम का बॉक्स आता है लाइव चैट के नीचे, इसको क्रॉस मार के कमेंट सेशन है, उसके अंदर बताना आपको कैसी लगी वीडियो को। जल्दी से शेयर कर दीजिएगा। और सर आज की थॉट है बहुत प्यारी सी,
सूरज की किरणें जब पड़ती हैं धरती पर तभी होता है सवेरा। पेड़ लगाओ धरती बचाओ तब करके पाओगे इस पर बसेरा। क्या थॉट है सर। पेड़ लगाना आपकी जिम्मेदारी है, इसलिए इन्वायरमेंट पढ़ा रहा हूँ। मैंने आज आपसे कहा था वीडियो के बीच में कि हर एक व्यक्ति को कम से कम 5 पेड़ लगाने अपनी पूरी ज़िंदगी में। 5 पेड़ लगा लिए तो आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा और आप भी एक अच्छे इन्वायरमेंट के अंदर जी पाओगे। दिल में एक खुशी होगी कि मैंने ज़िंदगी में कुछ काम किया। जय हिंद दोस्तों, शेयर कर दीजिएगा। अगली क्विज 5 बजे आदि सर के साथ सारे बच्चे रेडी रहना। और रात्रि को 8:15 बजे कौन सी क्विज के साथ सर? आपके रात्रि को 8:15 बजे साइंस क्विज के साथ। जय हिंद दोस्तों।